ओके, तो आज का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ एंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिस्कस करेंगे, फिर गॉस लॉ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर्स मेरे थोड़े टफ लग रहे होंगे या नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो मैं बता दूं, थोड़ा नया है और नए टाइप का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसलिए हो सकता है टफ लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। अच्छा, नोट्स बनाने के साथ साथ एक रेफरेंस को भी फॉलो कर लें, चाहे एनसीईआरटी को पढ़ें, चाहे फिर एक रेफरेंस में बता दे रहा हूँ, एस एल अरोरा। ठीक है, इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। ये रेफरेंस बुक है, इसमें इजी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इसमें ना चैप्टर वाइज इजी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो आप उन न्यूमेरिकल्स को एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व एग्जांपल है, आप उनको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फिर उसके उस चैप्टर के लास्ट में, चैप्टर के एंड में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। मैं जो न्यूमेरिकल्स लगवा रहा हूँ वो सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मतलब कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन है, और उसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में 7-8 न्यूमेरिकल दिए थे सॉल्व करने के लिए, वो भी थोड़े स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हैं। कहीं ना कहीं वो किसी इंजीनियरिंग में या किसी मेडिकल में आए हुए क्वेश्चन, उसमें एक आध दो बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन। जैसे शुरू के 2-3 क्वेश्चन जो थे वो बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन थे, लास्ट के जो 4 क्वेश्चन थे वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के थे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि डरे नहीं, जितनी बार हो सके उसको रिवाइज करें। और जब हम लाइव क्लासेस में, जब हम आएंगे, क्लास में आएंगे तो हम ये सारे डाउट्स को दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। और हाँ, साइड बुक एस एल अरोरा अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो जुगाड़ कर लेना आसपास पड़ोस से, और उससे न्यूमेरिकल्स इजी न्यूमेरिकल्स खोज के लगाना। खैर, मैं भी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर इजी न्यूमेरिकल्स की लिस्ट कुछ बना कर दे दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमको आज क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो देखो, बिफोर स्टडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैथमेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट आता है। तो पहला है एंगल। एंगल मतलब थीटा। ठीक है, एंगल क्या होता है, तो आपको पता है कि प्लेन में, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, ये प्लेन है, ये वाइट बोर्ड, ये जो वाइट पेपर है प्लेन है। प्लेन में दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से कुछ इंक्लिनेशन पर होते हैं, वो इंक्लिनेशन ही कहलाता है एंगल। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करें तो, अगर किसी कर्वेचर पे, है ना, प्लेन में कोई कर्वेचर है, उस कर्वेचर के किसी दो पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये दो लाइन जो है थीटा एंगल बनाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। और अगर ये डिस्टेंस r है और ये, इसको आर्क बोलें, तो क्या डिफाइन किया जाता है, एंगल इज डिफाइन एज, एंगल इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारा डेफिनेशन बनता है। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस आर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है रेडियन। ये फिजिक्स में होती है, किस में होती है, फिजिक्स में। फिजिक्स में इसकी यूनिट होती है रेडियन, मैथमेटिक्स में इसकी यूनिट होती है डिग्री। तो हमारे पास एक कन्वर्जन होता है, 1 पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी कन्वर्जन से हम रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल की डेफिनेशन। ये छोटी सी चीज़ है कि दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक इंक्लिनेशन आता है, वही एंगल कहलाता है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। इस चैप्टर में और इस टॉपिक में हमें सॉलिड एंगल पे ज़्यादा डिस्कस करना है। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में कोई भी सरफेस सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। फिर से सुनो, सॉलिड एंगल क्या होता है, 3 डायमेंशन में
कोई भी सरफेस उस सेंटर के अंदर, उस सरफेस के अंदर जो सेंटर है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो सेंटर है, उस पर कितना एंगल बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपने कोन देखा है, कोन, हाँ, जैसे ये कोन है, आइसक्रीम वाला कोन ही बोल रहा हूँ मैं। ये जो कोन है, ये कोन कितना एंगल बना रहा है ना। ध्यान से देखो तो ऐसे ऐसे एंगल बनाएगा ये, है कि नहीं। ये ऐसे एंगल बना रहा है पूरा, इस तरीके का एक छोटा सा एंगल यहाँ पे बना रहा है सेंटर पे। तो इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा, डी ओमेगा, डिफरेंशियल ओमेगा, ठीक है। छोटा सा एंगल है सॉलिड एंगल। और ये रहा सरफेस। इसके अलावा एक और डायग्राम है, जैसे किसी स्फेयर में से एक छोटा सा पार्ट अगर काट के आप निकालो तो क्या वो इस टाइप का कोन बना के निकलता है सरफेस में से। तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा हमारा, दिस इज ऑल्सो नोन एज डी ओमेगा, सॉलिड एंगल। तो ध्यान से देखो तो इसमें क्या आ रहा है, एक सरफेस आ रहा है, डिफरेंशियल सरफेस डी ए, एक छोटा सा डिफरेंशियल सरफेस डी ए, और ये एंगल डी थीटा, डी ओमेगा। तो कैसे डिफाइन होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में डिफाइन होता है, ठीक है। और वो कोई भी कोन सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, या कोई पैच सरफेस, एक छोटा सा पैच है, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। अभी पैच कहाँ से निकला होगा, तो जैसे मान लो कि एक स्फीयर रहा होगा, सपोज दिस स्फीयर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये पूरे पूरे का पूरा जो स्फीयर का जो सरफेस है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा, तो आप क्या करोगे, आप छोटा सा इसमें एक सरफेस कट करोगे और चेक करोगे कि ये सरफेस इस सेंटर पे कितना एंगल ऐसे बना रहा है। अब क्या करोगे, आप पूरे एंगल को जोड़ दोगे, सरफेस की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो डी ए, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3, जिससे आप समझ सकते हो कि सॉलिड एंगल होता है क्या। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, एंगल मेड बाय ए सरफेस इन ए 3 डायमेंशन इन इट एट इट्स सेंटर। तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, solid angle is defined as surface area, क्या, सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया जो होता है ना, हम हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रेडियस का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर एरिया कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर एरिया, ये परपेंडिकुलर एरिया, ये परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे करेंगे, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एरिया अगर डी ए है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। जरा और थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लो कभी कभी हमको एरिया परपेंडिकुलर नहीं देता है। अब क्या होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर एरिया का मतलब, तो देखो जैसे मान लो कभी कभी तुम्हारे पास कर्ड सरफेस कुछ ऐसा आ गया, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कभी ऐसा कर्ड सरफेस आ गया, तो भाई अब ये कर्ड सरफेस में ध्यान से देखो तो एरिया वेक्टर किधर बनाए, अगर मान लो ये एंगल डी ओमेगा है, ठीक है। तो अगर हम एरिया निकालना चाहें तो देखो ये निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे डी ए, पर हम इस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये डी ए किसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर डी ए का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया डी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हो गया क्या, डी ए पैरेलल कंपोनेंट। ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट। हमको कौन सा चाहिए होता है, ये चाहिए होता है। इसकी वैल्यू अगर निकालें, अगर ये एंगल थीटा है तो डी ए का कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, डी ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब समझे कि हमको जब भी एरिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होता है, मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर जाना चाहिए, ठीक है। उस सरफेस से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ऐसे केस में अगर मैं सॉलिड एंगल डिफाइन करूँ डी ओमेगा, तो कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अगर ये जनरल रेडियस आर है
आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सॉलिड एंगल डिफाइन होता है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंगल formed at the center of hollow या सॉलिड जो भी ले लें स्फीयर बाय द होल सरफेस। किसी सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर का जो पूरा सरफेस होता है, वो पूरा सरफेस अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाता है। तो ज़रा देखो, ये है तुम्हारा क्या सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर। क्या करेंगे, एक छोटा सा पैच कट करेंगे और चेक करेंगे कि वो पैच कितना एंगल बना रहा है। तो दैट एंगल इज डी ओमेगा। और ये हो गया सरफेस। सरफेस में एरिया इसके परपेंडिकुलर ही जाता है। आपको पता है कि जब भी एरिया निकालते हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही आता है, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर हमको निकालना होगा टोटल एंगल, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट डी ए है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। रेडियस अगर आर मान लेते हैं। अब देखो मेरे को बताओ, 1/r²। इंटीग्रल डी ए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कितना होता है, 4πr²। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो टोटल सॉलिड एंगल एट द सरफेस कितना बन रहा है, 4π। टोटल सॉलिड एंगल एट द सरफेस कितना बन रहा है, 4π। ठीक है। तो जब भी कोई 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है, जब भी कोई 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है, वो सरफेस पर, वो अपने सेंटर पर, उस 3 डायमेंशन बॉडी का जो सरफेस होता है वो अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 4π। और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2π। एग्जांपल के तौर पे सर्कल, सर्कल 2 डायमेंशन है, तो सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। अगर ये सर्कल है तो इसके सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 2π या 360 डिग्री, है ना। पर वही, अच्छा साथ ही साथ अगर ट्रायंगल होगा, ये भी देखो 2 डायमेंशन है, तो ये भी अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री या 2π। पर अगर मान लो वहीं कोई स्फीयर हुआ, क्या हुआ, स्फीयर, ठीक है, स्फीयर होगा तो ये अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 4π। अब एक सोचने वाली बात ये है कि ये जो आंसर आया है ये 4π, भले हमने स्फीयर लिया था, है ना। यहाँ देखो, यहाँ जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो भले हमने सारा फॉर्मूला लगाया था, पर आंसर सिर्फ 4π आया। इस आंसर में ये कहीं नहीं दिखा हुआ है कि रेडियस है, एरिया है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो एंगल है, सॉलिड एंगल है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज और नेचर। मतलब अगर आप एक रैंडम 3 डायमेंशनल सरफेस भी लोगे, मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे आलू ले लो, आलू, आलू का सरफेस एरिया रैंडम होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई रैंडम सरफेस एरिया भी आप ले लोगे और ये 3 डायमेंशनल है, क्या है, 3D में है, तो ये इसका कोई भी पार्ट अपने सेंटर पे, अगर एक छोटा सा एरिया अगर आप पैच एज्यूम करो, तो इसका छोटा सा पैच जो है अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 4π। ठीक है। इवन आप एक क्यूब की बात कर लो, क्यूब है ना, क्यूब जो होता है वो भी अपने सेंटर पे कितना, तो उसके टोटल सरफेसेस जो है सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे, 4π। तो नोट पॉइंट क्या देखने को मिलता है कि एनी आर्बिट्रेरी सरफेस, एनी आर्बिट्रेरी 3 डायमेंशनल सरफेस, 3D surface forms 4π angle at its center। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना है। एनी आर्बिट्रेरी 3 डायमेंशनल सरफेस फॉर्म्स 4π एंगल एट इट्स सरफेस। मैं इसका डेरिवेशन दे सकता हूँ, बट अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टफ पड़ जाएगा। एट इसके डेरिवेशन में भयंकर सा इंटीग्रेशन यूज़ होगा, इसको अपन कुछ देर बाद कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल याद करना है कि कोई भी 3 डायमेंशनल सरफेस जो है वो अपने सेंटर पे 4π एंगल बनाता है, और इसकी यूनिट क्या होगी, स्टेरेडियन। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो डिग्री बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
अगला जो टॉपिक है वो एरिया वेक्टर पे। एरिया वेक्टर, कई लोगों को पता होगा कि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। एरिया बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम जो मैथमेटिक्स में एरिया बोलते हैं वो उसके मैग्नीट्यूड की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? मैग्नीट्यूड की, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि हाँ एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है। बट जब हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करें तो वहाँ पर एरिया वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आपका जो रूम है, जिस घर में आप रह रहे हैं, आपका जो कमरा है, उस कमरे का किसी एक दीवार को देखो, किसी एक दीवार का डायरेक्शन, किसी एक दीवार का डायरेक्शन किधर की तरफ है? सीरीज बात है, अंदर की तरफ है। छत का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है ना। छत का जो प्लेन है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ। जिस फ्लोर पर आप बैठे हो वो उस फ्लोर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो अगर आप याद करो एक एरिया वेक्टर, अगर आप याद करो क्रॉस प्रोडक्ट आप फॉर्मूला जानते हो, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा एरिया का डायरेक्शन निकालना है, तो जैसे देखो मैंने एक क्यूब लिया, पहले एक सरफेस ले लेता हूँ, ये एक ओपन सरफेस है। क्या है? ओपन सरफेस है, ठीक है। तो ओपन सरफेस, अब बताओ इस सरफेस में ये जो एरिया है, ठीक, इसका डायरेक्शन किधर है? सीधी सी बात है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, ABCD। पर एक और बात बोल सकते हो, सर इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप देख किधर से रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये एरिया डायरेक्शन, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अगर आप इसको क्लोज कर दो, 3 डायमेंशन बना दो, तो अब इसके बहुत सारे फेस हो गए, तो अब इसका एरिया वेक्टर बताओ। तो इसका एरिया वेक्टर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। इसका एरिया वेक्टर बताओ। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। देख कहाँ से रहे हो या आप कंसीडर कहाँ से कर रहे हो, राइट। तो अगर आप अंदर से देखोगे तो इन सारे सरफेसेस के जो एरिया वेक्टर होंगे वो अंदर की तरफ ही दिखाई देंगे, है ना। पर अगर आप बाहर से देखोगे तो इसका बाहर, इसका ऊपर, इसका इधर बाहर, इसका इधर नीचे, पीछे वाले का पीछे और आगे वाले का आगे, ऐसे आगे दिखाई देगा। तो कहने का मतलब जो एरिया वेक्टर, एरिया जो होता है एरिया वेक्टर, वो एक्चुअली बेसिकली एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन भी होता है। हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, डायरेक्शन नहीं लेते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसीलिए हम एरिया को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। पर एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। चलिए इतना समझ में आया। अब एरिया वेक्टर निकालते कैसे हैं? तो एरिया वेक्टर जो होता है, ध्यान से देखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी with magnitude dA and direction perpendicular to the surface। मतलब जो dA वेक्टर होगा वो मॉड ऑफ dA डॉट एन कैप, ऐसे डिफाइन होगा। जहाँ पे मॉड ऑफ डी ए क्या है? मॉड ऑफ डी ए मैग्नीट्यूड और एन कैप क्या है? डायरेक्शन। जैसे अभी मैं पूछूँ आपसे, जैसे इसी की बात करें, इस एग्जांपल की, तो इसमें अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं बोलता हूँ डी ए है, तो ये हो गया इसका वेक्टर। अब देखो ये जो प्लेन था, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही हम बोलेंगे एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर, ठीक है। किसी भी सरफेस को देख लो, जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बनाता हूँ सर्कल, है ना, ये प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, ये रहा इसका एरिया। अगर मैं इसके एरिया की वैल्यू, अगर मैं इसका रेडियस बोलता हूँ कैपिटल आर है, तो बताओ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलरली ऊपर, परपेंडिकुलर हमेशा, है ना, हमेशा 90 डिग्री लेना है। अब वैल्यू कितनी होगी? वेक्टर डी ए बराबर मैग्नीट्यूड कितना? पाई आर स्क्वायर डॉट एन कैप। क्लियर हुई मेरी बात? जैसे मान लो मैं आपसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, क्या लिया? एक रेक्टेंगल, और मैंने कहा कि ये लेंथ ए है और ये लेंथ क्या है? बी है, ठीक है। ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है। तो बताओ ये इसका एरिया वेक्टर। तो आप कहोगे कि सर ये रहा प्लेन,
एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा। ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और वैल्यू कितनी होगी तो लिखेंगे जो भी एरिया वेक्टर डी ए होगा उसकी वैल्यू होगी ए इंटू बी, ये हो गया मैग्नीट्यूड, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड एग्जांपल। जैसे मान लो ये है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। अच्छा बताओ ये सरफेस किस प्लेन में है? देखो एक्स वाई प्लेन में है ना, सरफेस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, राइट इट्स एरिया वेक्टर डी ए। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया वेक्टर डी ए लिखना है। मान लिया कि ये मैग्नीट्यूड ए है और ये मैग्नीट्यूड क्या है, बी है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, 11th की बेसिक अगर वेक्टर को रिवाइज किए होगे तो उसमें मैंने बताया भी रहा होगा कि जो एरिया होता है कैसे निकालते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करना है लेंथ इंटू विड्थ का। तो अगर आप इसको कहते हो ओ ए बी सी, ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे, लिखोगे ओ ए वेक्टर, ध्यान से देखना ओ ए वेक्टर, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या होता है आई कैप, तो क्या लिखेंगे ए आई कैप। क्लियर है? ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड कितना है बी और इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है जे कैप, तो लिखोगे बी जे कैप। अब जो एरिया होगा, एरिया तो देखो एरिया क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन ये भी डायरेक्शन है, तो ये जो एरिया होगा हमारा डी ए वेक्टर वो हमारा होगा ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ सी वेक्टर, अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 3 डायमेंशन पैरेललोपाइड का भी निकलवाया था, पर ठीक है एरिया 2 डायमेंशन में एरिया का फॉर्मूला ही हो गया। अब जरा देखो वैल्यू पुट करो, डी ए वेक्टर बराबर ए आई कैप क्रॉस उसी की वैल्यू बी जे कैप। तो जरा देखो तो ए बी आई क्रॉस जे, अब याद होगा आई क्रॉस जे होता है के कैप, जे क्रॉस के होता है आई कैप, के क्रॉस आई होता है जे कैप। तो देखो इसमें क्या है आई क्रॉस जे के है, तो डी ए वेक्टर बराबर ए बी के कैप। जरा ध्यान से देखो तो क्या वही आंसर आया है जो हमने अभी यहाँ पर इसका निकाला था। ये हमारा रेक्टेंगल था, लेंथ विड्थ हो गया ए बी और एन कैप मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब जरा देखो इस एग्जांपल में ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ, इस प्लेन का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है ना, और ये कौन सा डायरेक्शन है जेड कैप। वैल्यू कितनी होती है, यूनिट वेक्टर क्या होता है के, तो देखो ये आंसर हो गया ए बी के कैप। ठीक है, बात समझ में। अब चाहो तो एक और टफ एग्जांपल ले सकते हैं एरिया वेक्टर को समझने के लिए। मैं ऐसा इसलिए समझा रहा हूँ ना क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कैसे निकालते हैं एरिया वेक्टर। जब आप एरिया वेक्टर निकालना सीख जाओगे तो आप फ्लक्स निकालना सीख जाओगे किसी भी सरफेस का। तो थोड़ा टफ लग रहा होगा बट इसको बार बार रिपीट करोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है। जैसे मान लो मैंने आपको एक और थोड़ा बेहतरीन एग्जांपल दिया, सपोज ऐसे कुछ, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया। आई कैप जे कैप के कैप से समझ गए होगे कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा सपोज कि ये है 5 और ये हाइट भी कितनी है 5। आपको बताना है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो जब आप इसका इक्वेशन लिखोगे, मैं आपको दे देता हूँ सपोज ये लेंथ और ये लेंथ,
ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी आपको चाहिए। तो ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 है, मतलब दिस लेंथ इज़ 4, ये लेंथ 4, तो ये भी लेंथ क्या होगा, 4 होगा। अब देखो, आप इसको ऐसे समझो, आपके पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, जिसकी वजह से आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। ज़रा ध्यान से देखो, तो इस वेक्टर का इक्वेशन अगर इसको ओ ए बी सी माने हुए, तो ये ओ ए को कितना लिखोगे, तो ओ ए एक्स में कितना है, फिर वाई में कितना है, यही पता करोगे। तो देखो, ये इधर 4 है और इधर क्या है, 3 है ना। तो इसको लिखोगे 4i कैप, जबकि ये किस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, इसको लिखोगे क्या, 3k कैप जेड डायरेक्शन में। तो लिखोगे वेक्टर एडिशन रूल के मुताबिक, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, तो वेक्टर एडिशन लिखोगे तो लिखोगे ओ ए बराबर, ध्यान से देखो, तो 4i कैप प्लस 3k कैप, ध्यान से देखो तो ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, ओके। और ये जो ओ सी है, ये तो सीधा सा है, 5 यूनिट है, तो ओ सी बराबर 5j कैप लिखोगे। तो अब बताओ, इस पैच का जो एरिया है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया। अब हमको तो नहीं पता है रेंडम कौन सा डायरेक्शन है, बट हाँ फॉर्मूला पता है, डी ए बराबर ओ ए क्रॉस ओ सी। तो जब ओ ए क्रॉस ओ सी करेंगे, तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, 4i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस में 5j कैप, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करो डी ए की वैल्यू, तो हो जाएगा डी ए बराबर, ये हो जाएगा 20i क्रॉस j प्लस 15k क्रॉस j। अब देखो, याद करो, i क्रॉस j k होता है और k क्रॉस j उल्टा है, j क्रॉस k अगर i हुआ तो k क्रॉस j क्या होगा, माइनस i। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, i क्रॉस j तो हो जाएगा k, मतलब 20k कैप, और k क्रॉस j है माइनस i, तो मतलब -15i कैप। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर को समझना था। तो ऐसे बहुत सारे हो गए। एक और एग्जांपल देख लो, तुम्हारे एनसीईआरटी में हो सकता है दिया हो। जैसे मान लो मैंने एक सरफेस बनाया, क्लोज सरफेस इस बार बना रहा हूँ, सपोज ऐसा कोई क्लोज सरफेस है ना। तो अब इसमें एरिया निकालना होगा, तो जैसे ए बी सी डी ई ओ, तो इसमें एक एरिया ये है, एक हमारा ये एरिया है, एक हमारा ये एरिया है, एक हमारा बेस का एरिया है ना, हमारा बेसिक का एरिया, इसका एरिया वेक्टर इधर, पीछे वाले का एरिया वेक्टर इधर, फ्रंट वाले का एरिया वेक्टर इधर, इस वाले का एरिया वेक्टर नीचे, और पीछे वाले का पीछे। तो ऐसे ऐसे एरिया वेक्टर्स हो गए। अब आपको मैं लेंथ विड्थ दे दूँ तो आप एरिया वेक्टर्स खुद से निकाल सकते हो। तो जैसे मान लो कि ये लेंथ हो गया ए और ये लेंथ हो गया बी, तो ये बी हो गया तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। ये ए हो गया तो ये भी ए हो गया, एंड सपोज दिस इज सी, ये सी हो गया तो ये भी सी हो गया, ठीक है। अच्छा, और कौन सी लंबाई चाहिए, तो ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये क्लियर, ये सी, ये भी क्लियर, एक तो ये बचा, इसको मान लो डी। तो आप क्या करोगे, सारे एरिया वेक्टर्स निकालोगे। जैसे ये DA1 हो गया, ये DA2 हो गया, ये DA3 हो गया, ये DA4 हो गया, तो आप इनकी वैल्यूज़ निकालोगे। फाइंड एरिया वेक्टर्स DA1, DA2, DA3 एंड DA4। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको करिएगा, और जो आंसर आएगा या जो प्रॉब्लम होगी कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो कि हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसकी डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, तब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल का वो क्लियर हो गया।
उसका यूज़ आएगा इस फ्लक्स को डिफाइन करने में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। तो क्या बोलते हैं हम लोग? मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। एक सिंपल सा वन लाइन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब किसी सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जो हम लोगों ने फ्लूइड डायनेमिक्स में 11th में पढ़ा था कि किसी भी पाइप से जितना पानी अंदर जाता है पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ही पानी दूसरे एंड से मास पर यूनिट वॉल्यूम निकलना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कंटिन्यूटी बोलते थे लिक्विड फ्लो में। यहाँ पर भी क्या होता है कि उसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली वही नहीं है बट उसी तरीके का है। क्या कि किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। जैसे मान लो कि ये मैंने एक सरफेस ले लिया, ठीक है। सरफेस दो तरीके के हमारे पास हो सकते हैं, क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब ये देखो, ठीक है। अब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना क्रॉस कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे। बात समझ में आ रही है? देखो ये सरफेस से क्रॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर। तो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 आंसर है। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन होता है? तो अगर किसी सरफेस से, इट इज ओपन सरफेस, इट इज व्हाट? ओपन सरफेस। तो किसी भी ओपन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। और ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है? तो इट इज डिफाइन एज डी फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये मैथमेटिकली डिफाइन होता है, ठीक है, ओपन सरफेस के लिए। किसके लिए? ओपन सरफेस के लिए। और अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और इस इंटीग्रल पे एक छोटा सा सर्कल बना दें, तो इस सर्कल का मतलब होता है क्लोज। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये हमारा होगा क्लोज्ड सरफेस के लिए। किसके लिए? क्लोज्ड सरफेस के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक स्फीयर ले लिया मैंने, एग्जांपल के तौर पे क्या, एक स्फीयर ले लिया। अगर ये स्फीयर ले लिया और इस स्फीयर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं ऐसे, इस स्फीयर के अंदर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो फ्लक्स डिफाइन होगा वो क्या होगा? इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जहाँ पे ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डी ए क्या होगा? डी ए जो होगा यहाँ, फिर वही देखो, डी ए हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल एरिया, मतलब इस सरफेस का इंटीग्रल करने पर टोटल सरफेस एरिया लेना होगा। और ठीक है, डी ए का मतलब डिफरेंशियल एरिया, जब इंटीग्रल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा तो ये कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा तो इसको बाहर निकाल लेंगे, हमारा एरिया वेरिएबल हो जाएगा। तो इंटीग्रल डी ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन किया गया है। ये फार्मूला किस में डिफाइन किया गया है? डॉट प्रोडक्ट में। तो अगर डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन किया गया तो हमको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट दो क्वांटिटी का, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, मतलब कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए या कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक सरफेस ऐसे है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पर ये जिस सरफेस से पास कर रहा है उस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे है। उस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे है? ऐसे है। ये रहा सरफेस का एरिया वेक्टर, डी ए वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एरिया वेक्टर
और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो ऐसे केस में जो हमारा डी फाई डिफाइन होगा फ्लक्स, वो क्या डिफाइन होगा? ई डी ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, सॉरी एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा? तो वो होगा डी ए कॉस थीटा। और अब हमको क्या होता है? फ्लक्स मतलब क्या? प्रोडक्ट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए कॉस थीटा मतलब एरिया का, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना वैल्यू हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ्लक्स डिफाइन होता है। कब? अगर कोई सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर हो। ठीक है, ओके। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? देखो जैसे मान लो मैंने भी एक सरफेस दिया था एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो क्लोज्ड सरफेस आपका कुछ ऐसा हो, अगर ऐसा क्लोज्ड सरफेस होगा तो बताओ ऐसे केस में, और फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे। खुद बताओ कि अगर ऐसे केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे हैं इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इस सरफेस के लिए तो सारे के सारे कंपोनेंट्स निकलेंगे। देखो ये सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो तो इधर होगा डी ए, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है, पर इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? इधर होगा डी ए वेक्टर, है ना। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, अगर थीटा एंगल बना तो ये जो सरफेस है इस सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा, मान लो ए बी सी डी, देन क्या बोल सकते हैं? देन फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए बी सी डी अगर हम डिफाइन करें फाई, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्या लिखेंगे? ई डी ए कॉस थीटा। पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ये सरफेस मान लो इसका नाम रख दे ए बी सी डी, इसका नाम रख दिया ई एफ, बट थ्रू ए बी ई एफ, तो इसके लिए एरिया वेक्टर देखो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है ना। तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल लाइन 180 डिग्री है। तो ऐसे केस में फाई कितना लिखेंगे? तो ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है? कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। तो लिखेंगे फाई की वैल्यू माइनस ई ए। अब देखो ये माइनस बता रहा है सिर्फ डायरेक्शन, पर क्वांटिटी कितनी है? ई इंटू ए। ठीक है, अच्छा इस सरफेस, नीचे वाले सरफेस की बात करते हैं। नीचे वाले सरफेस, नीचे सरफेस इधर है, नीचे वाले सरफेस का है ना। ये दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल, चलो तीसरा ले लेते हैं। थ्रू सरफेस ई एफ डी सी, ई एफ डी सी। तो देखो ये इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर, बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्या बोलेंगे कि जो फाई होगा वो होगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, इसका मतलब ये हुआ कि समझो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और आपका एरिया वेक्टर ऐसे है, तो सीधी सी बात है कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है। इस वजह से यहाँ पर फ्लक्स कितना है? 0। पर अगर मान लो फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, और ये रहा हमारा एरिया वेक्टर, तो अब कह सकते हैं कि हाँ ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस एरिया को पेनिट्रेट करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई डी ए। ये क्वांटिटी 0 नहीं है, जबकि ये क्वांटिटी क्या है? 0 है। तो इससे ये समझ में आता है कि कभी भी एरिया वेक्टर और सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड
फ्लक्स निकालने के लिए क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल, क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है।